Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics। तो आगे स्कैटरिंग का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे आज, और स्कैटरिंग के लास्ट पार्ट हमारा चल रहा है, दैट इज़ बोर्न अप्रोक्सीमेशन। इस लास्ट पार्ट में हम लोग जो है लिपमान स्विंजर कर चुके हैं। लिपमान स्विंजर के बाद में अब बोर्न अप्रोक्सीमेशन की बारी आती है। मैंने आपसे कहा था कि बोर्न अप्रोक्सीमेशन को समझने के लिए लिपमान स्विंजर आना ज़रूरी है। वो भी एक अलग से सवाल आता है तुम्हारे एग्ज़ाम में, वो अलग ही क्वेश्चन होता है, तो वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। एनीवे, तो आपने समझ लिया। अब आप लोग अपने अगले स्टेप पर आ सकते हो, दैट इज़ बोर्न अप्रोक्सीमेशन प्रोसेस। ठीक है ना। अब बोर्न अप्रोक्सीमेशन में भी 3-4 सवाल बनते हैं, तो वन बाय वन हम लोग सारे सवाल डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है। तो एक तो होता है बेसिकली बोर्न अप्रोक्सीमेशन, बोर्न ये वाला सवाल कम ही आता है, पहला सवाल, बट फिर भी बोर्न की शुरुआत तो है ही है, और बोर्न अप्रोक्सीमेशन से हमेशा कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो पहली चीज़ तो हम पढ़ेंगे बोर्न अप्रोक्सीमेशन। ये होता क्या है बोर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड, बोर्न अप्रोक्सीमेशन की कंडीशंस क्या क्या हैं, वो सारी बातें हम लोग देखते हैं आज। ठीक है, तो बोर्न अप्रोक्सीमेशन में क्या है। सो द बोर्न अप्रोक्सीमेशन the Born approximation is a method used for the computation ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब क्रॉस सेक्शन निकालने का एक तरीका है ये। जैसे पार्शियल वेव होता है ना, वैसे ही दिस मेथड इज एक्यूरेट this method is accurate if the scattered field if the scattered field is small compared to is small compared to इंसिडेंट फील्ड। इंसिडेंट फील्ड इसका मतलब ये है कि अगर मान लो स्केटर्ड फील्ड जो है वो कम है। स्केटर्ड फील्ड का मतलब होता है जैसे मान लो पोटेंशियल है, इससे आपने स्कैटरिंग करवाई, ये आपका वेव आ रहा है, वो स्केटर्ड हो गया, तो ये फील्ड जो है वो स्मॉल होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिस फील्ड, जहाँ से आपकी वेव आ रही है ना उसके कंपेयर में, तब जाके ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बट हाँ, बोर्न अप्रोक्सीमेशन हर जगह काम करता है, लाइक लो एनर्जी में भी काम करेगा, हाई एनर्जी में भी काम करेगा, दैट्स। तो इंसिडेंट फील्ड के कंपेयर में होना चाहिए इन स्केटरर। ठीक है ना, स्मॉल कंपेयर्ड इंसिडेंट फील्ड इन द स्केटरर। ठीक है, सो इन द scatterer in this approximation in this approximation we consider the incident field, we consider the incident field in compare of total field।
in compare of total field in compare of total field. ठीक है, तो उसके कंपेयर में आप लोग मान सकते हो एज द डिराइविंग फील्ड, एज ड्राइविंग लिखो, मतलब वो फील्ड जो है वो ज़्यादा वो चलाएगा उस स्कैटरिंग को, ड्राइव करेगा, ड्राइविंग फील्ड. So in this approximation we consider the incident field in compare of total field so as the driving field at each point of scatterer at ठीक है, तो इसमें ये थोड़ी सी थ्योरी काम करती है और कुछ नहीं है. ठीक है, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में क्या काम करता है, इसके अंदर हम लोग जो इंसिडेंट फील्ड है ना उसको ड्राइविंग फील्ड लिखते हैं. मतलब इंसिडेंट फील्ड का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको ड्राइविंग फील्ड मान लेते हैं, वो मेन फील्ड होता है. ठीक है, ओके. अब आगे देखो, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग. हेडिंग दो, एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन. एक्सप्लेनेशन ऑफ अप्रोक्सीमेशन. ठीक है, क्या क्या होते हैं इसके एक्सप्लेनेशन वो चेक करते हैं. सो वी नो दैट स्कैटरिंग की थ्योरी तो काम आएगी सही इसमें. सो वी नो दैट फ्रॉम लिपमान स्विंजर इक्वेशन, जो अपन ने कल पढ़ी थी ना, वो फ्रॉम लिपमान, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग बाद में पूरा लिख देना. लिपमान स्विंजर इक्वेशन. तो कल भी आपको कहा था कि जो टोटल क्रॉस सेक्शन है वो क्या होता है, इंसिडेंट और स्कैटरर के बराबर होता है. फिर इसको हम लोगों ने लिपमान स्विंजर की फॉर्म में लिखा भी था कल, शायद आपने देखा भी होगा. तो वो ये सिंपल सी चीज़ थी, वो जैसे साइन आर बराबर था, इसको नॉर्मली साइन नोड लिखते हैं. साइन नोड लिख सकते हो, साइन नोड आर लिख सकते हो. और यहाँ पर था 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन था. यहाँ पर था जी आर माइनस आर डैश समथिंग, कुछ ऐसा था जो हमने मल्टीप्लाई किया था. यहाँ पोटेंशियल था, है ना, यहाँ पोटेंशियल था आर डैश की फॉर्म में, क्योंकि हम आर डैश के रिस्पेक्ट में उसको कर रहे हैं ना इंटीग्रेट. और यहाँ पर एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन था d3 आर डैश, ऐसा कुछ कल हमने लिखा था. शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, इतना लंबा लंबा लिखोगे तो टाइम लग जाएगा बार बार, इसलिए इन शॉर्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग. तो साइन आर बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इतना लंबा लंबा आगे कॉम्प्लिकेशंस देगा ना, इसलिए तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ, लाइक जी, केवल जी लिख दो, यू को यू लिख दो और साइन को साइन लिख दो, केवल इतना लिख दो, है ना. सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन. बस इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन कहते हैं.
है ना। दिस इज द मतलब जो लिपमान स्विंजर होती है ना इक्वेशन, वही फर्स्ट ऑर्डर बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन होती है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन। मॉडिफाइड फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर है ना तो इसको 1 लिख दो। तो जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो 0 पे डिपेंड करता है, और फिर इसी अकॉर्डिंगली आगे भी ये 2μ/h का स्क्वायर तो है ही सही। तो जो वेव फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो वो 0th ऑर्डर का वेव फंक्शन आप लोग यूज़ कर रहे हो, और इसी से इंस्पायर होके आप सेकंड ऑर्डर भी लिख सकते हो। तो इसी प्रकार अगर आप लोग सेकंड ऑर्डर लिखते हो तो वो फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। जैसे फर्स्ट ऑर्डर 0th ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है, सिमिलरली अगर मैं इसका सेकंड ऑर्डर मॉडिफाइड वर्जन लिखना चाहूँगा तो फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर आप चाहो तो फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 से 2 में पुट कर दो, तो सेकंड ऑर्डर बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर तो कितना हो गया, साइन ऑड हो गया, नहीं सॉरी यहाँ पर ना ये तो फिक्स है, इसको तो चेंज नहीं करना ना। फॉर्मूले के अंदर साइन ऑड तो अलग ही है ना, दैट इज़ द इंसिडेंट, ये तो इंसिडेंट है ना, तो इसको मत चेंज करो, साइन ऑड का साइन ऑड ही रहेगा। इसको आप चेंज करो, ये 0th ऑर्डर है तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो आर डैश, ये आर पर डिपेंडेंट है, ये आर डैश पर डिपेंडेंट है पीछे वाला, तो आर डैश वाला चेंज करना है। तो साइन ऑड तो वैसा का वैसा रखो, 2μ/h का स्क्वायर GU फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू आप लोग पुट कर दो, तो ये साइन ऑड हो गया, प्लस ये 0th ऑर्डर हो गया, यहाँ पर साइन ऑड आ जाएगा। ये वाला साइन ऑड अलग है, ये तो आर पर डिपेंडेंट है, और ये वाला जो है वो आर डैश पर डिपेंडेंट है। आर पर डिपेंडेंट जो है वो इंसिडेंट वाला है, और वो इंसिडेंट वाला जो है वो तो फिक्स है, उसमें ऑर्डर मत लगाओ। ऑर्डर लग रहा है पोटेंशियल वाले में, मतलब आपका जो पोटेंशियल है वो आर डैश पर अवेलेबल है। इसका लोकेशन क्या है पोटेंशियल का, ये पोटेंशियल है जहाँ से स्कैटरिंग हो रहा है, इसका लोकेशन आर डैश के ऊपर है, और यहीं पर ऑर्डरिंग चेंज हो रही है, कभी फर्स्ट ऑर्डर, कभी 0th ऑर्डर, कभी सेकंड ऑर्डर, जो भी है। तो यहाँ पर चेंज करना है आपको। पहले वाला आगे वाला फिक्स है, वो आर पर डिपेंडेंट है, उसको मत छेड़ो। ठीक है ना। तो इसको आगे जब आप एक्सपेंड करोगे, सोल्व करोगे, तो सेकंड ऑर्डर बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, इसको तो कुछ मत करो, इसमें देखो इधर 2μ/h का स्क्वायर GU, और ये साइन ऑड है, ये तुम्हारा आर पर डिपेंडेंट है, इसको मत छेड़ो, प्लस 2μ/h का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर GU हो गया, फिर एक और GU आ गया, और फिर ये साइन ऑड, ये 0th ऑर्डर आ गया जो आर डैश पर डिपेंडेंट है। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो आप, एक्सपेंडिंग इट, तो आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो ना। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट सोल्व नहीं करा रहा, मैं सीधा लिखा रहा हूँ आंसर, है ना। वैसे ये सवाल आता भी नहीं तुम्हारे एग्ज़ाम में, जनरल थ्योरी वाला, तो ये तुम नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, बट हाँ फिर भी इसको एक्सपेंड करने पे डायरेक्टली मैं सोल्व करके लिख रहा हूँ आंसर। 2, ये आर पर डिपेंडेंट है, तो ये साइन आउट को साइन आउट रहने दो, प्लस 2μ/h का स्क्वायर, ये जो g है ना, इस g को आप लोग लिख दो, तो ये g इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ जाएगा। g आर पर भी डिपेंडेंट है, आर डैश पर डिपेंडेंट है, u जो है वो आर डैश पर डिपेंडेंट है, और ये साइन जो है 0th ऑर्डर, ये आर पर डिपेंडेंट है, और ये D3 आर डैश, और यहाँ पर देखो 2 बार g और 2 बार u आ रहा है ना, तो प्लस 2μ/h का स्क्वायर, इसको रहने दो, यहाँ पर लगाओ डबल इंटीग्रेशन, तो ये पहले वाला आर डैश वाला, दूसरा वाला आर डबल डैश वाला,
तो पहला वाला जी तो आप लोग लिख दो आर डैश पर डिपेंडेंट, पहला वाला यू भी आर डैश पर डिपेंडेंट, और जो दूसरा वाला जी है वो आर डबल डैश पर डिपेंडेंट है, और यू जो है वो भी आर डबल डैश पर डिपेंडेंट है। यहाँ जो साइन है वो आर डैश पर डिपेंडेंट है, और इसमें दो लगेंगे इंटीग्रेशन। पहला इंटीग्रेशन तो लगाओगे आप लोग d3 आर डैश का, और एक लगाओगे d3 आर डबल डैश का, ठीक है ना। तो ये सेकंड टर्म में एक पार्ट और दो पार्ट, तो ये दो इंटीग्रेशन लगेंगे इसके, दो जी है ना इसलिए। फर्स्ट टर्म में तो केवल एक ही था तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो ये होता है सेकंड ऑर्डर। दिस इज द सेकंड ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन। सेकंड ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन, एंड इन दिस वे, इस तरह से आप थर्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो, फोर्थ ऑर्डर भी निकाल सकते हो, जो भी आपको निकालना है वो सब निकाल सकते हो। इन दिस वे वी कैन फाइंड in this way we can find many other orders, पर आपके सिलेबस में है नहीं तो वो आते भी नहीं है हायर ऑर्डर के, आप तो छोड़ो उन चीज़ों को। मैनी अदर हायर ऑर्डर्स, हायर ऑर्डर्स, this explain, so यहाँ लिख लो this type of explanation, this type of explanation known as Born approximation, known as Born approximation। ठीक है, ये सवाल वैसे तुम्हारे एग्जाम में आता भी नहीं है, बट हाँ अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो तुम्हारे एग्जाम में आती है बोर्न अप्रोक्सीमेशन से। ये तो स्टार्टिंग थी बोर्न अप्रोक्सीमेशन की। ये तो स्टार्टिंग थी बोर्न अप्रोक्सीमेशन की, है ना। अब आगे देखो, मेन चीज़ जो है वो जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आती है इम्पोर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। Calculation of scattering amplitude and differential cross section, ठीक है ना। तो आपको DCS निकालना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन। किसके लिए? फॉर फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन, है ना। यही तुम्हारे काम का है। ये सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं ज़्यादा, तो अब लोग नहीं निकालेंगे। आपका सवाल यहीं से आता है। ये जो हेडिंग लिखा हुआ है ना, इसी हेडिंग के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आता है। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल सा होता है, कैलकुलेट द बोर्न अप्रोक्सीमेशन एंड डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन
बस यही सवाल है। कैलकुलेट द बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एंड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, जो हेडिंग है वही सवाल है। तो सवाल का आंसर लिखो जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्ज़ाम में। सो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, मेनली तो यहाँ से स्टार्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन is used to calculate scattering amplitude f theta phi, ठीक है। सो इफ वी नो, अगर हम जानते हैं इफ़ वी नो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इफ़ वी हैज़ द नॉलेज अबाउट स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, अगर आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के बारे में जानकारी है, देन यूजिंग पार्शियल वेव मेथड देन, ऐसे लिखो देन वी कैन फाइंड, ऐसे लिखो देन वी कैन फाइंड डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एज वेल एज टोटल क्रॉस सेक्शन। टोटल क्रॉस सेक्शन फॉर्मूले पता है तुम्हें, कैसे निकाल सकते हो, एज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा फाई होता है, विच इज सिंपली मोड ऑफ स्क्वायर ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ऐसे निकाल सकते हो। चलो कैसे निकालेंगे आगे सॉल्व करते हैं। सो यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, साइन आर इज इक्वल टू 0 ऑर्डर प्लस 2 म्यू अपॉन एच का स्क्वायर, आर पर डिपेंडेंट, आर डैश पर डिपेंडेंट एंड यू आर डैश पोटेंशियल है, साइन आर डैश वेव फंक्शन है आर डैश के ऊपर। इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आपकी वेव इंसिडेंट वेव z डायरेक्शन में है, जो कि हम हमेशा मानते हैं, सो इफ़ ये इंसिडेंट का ही तो होता है वेव फंक्शन, इफ़ इंसिडेंट वेव इज इन पॉजिटिव z डायरेक्शन, ये हम लोगों ने पार्शियल के अंदर ही माना था। जो साइन और इंसिडेंट वेव फंक्शन होता है ना, वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा के z, ये हम लोग पहले भी मान चुके हैं, ठीक है ना। एंड आप लोगों को पता है ये साइन स्कैटर्ड क्या है, अभी हम लोगों ने लिपमान स्विंजर में भी निकाली थी ये चीज़, है ना। जी आर आर डैश और यू आर डैश साइन आर डैश और d3 आर डैश, इक्वेशन नंबर 2, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो अब ये बात आप जानते हो कि फ्रॉम पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, फ्रॉम पार्शियल वेव मेथड आप लोगों ने निकाला भी तो है, साइन स्कैटर्ड का वैल्यू क्या होता है, एफ ऑफ थीटा फाई स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड अपॉन आर एक्सपोनेंशियल आयोटा ए आर, है ना। ये तुम लोगों ने निकाला है। तो अब देखो तुम इन दोनों ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो इससे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ थीटा फाई अपॉन आर एक्सपोनेंशियल आयोटा ए आर इज सिंपली इक्वल टू
2 म्यू अपॉन एच का स्क्वायर इंटीग्रेशन और हाँ ग्रीन फंक्शन भी पुट कर ही दो हाथों हाथ, यहाँ लिख लो साइड में नीचे लाइन में लिख देना कि एंड ग्रीन फंक्शन जी आर आर डैश इज इक्वल टू होता है -1/4 पाई एक्सपोनेंशियल आयोटा। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा यार, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ग्रीन फंक्शन का वैल्यू ये होता है r - r डैश। एक बार को याद रख लो ये, है ना। तो ये ग्रीन फंक्शन यहाँ पुट कर दो तो -1/4 एक्सपोनेंशियल आयोटा के r - r डैश अपॉन ये हो गया। क्योंकि अगर मैंने ये निकलवाया तो तुम्हें वापस से एमएससी प्रीवियस में ले जाना पड़ेगा, मुझे 2-3 पेज का डेरिवेशन होता है वो इसको निकालने का, उससे अच्छा है तुम उसको लर्न ही कर लो। तो साइन आर डैश और ये हो जाएगा d3r डैश, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। अब आर डैश सुनो क्या चीज़ है, आर जो है वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है, आर डैश स्कैटरिंग की डायरेक्शन है। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो मैं r - r डैश को, अगर ये वेक्टर फॉर्म में होता है वैसे तो एक्चुअल में, तो दो वेक्टर्स को हम लोग जब मोड सोल्व करते तो क्या होता है, स्क्वायर प्लस r डैश स्क्वायर -2r वेक्टर डॉट r डैश वेक्टर। नॉर्मली ये होता है कि बड़ी क्वांटिटी को बाहर निकालते हैं, इन दोनों में से r बड़ा होता है तो उसको बाहर निकाल लो। ये 1 प्लस r डैश स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर -2r वेक्टर r डैश अपॉन r स्क्वायर। वही चीज़ है, मैंने कहा r डैश छोटा होता है r बड़ा होता है, तो वी नो दैट r डैश इज लेस देन r, सो वी कैन नेगलेक्ट द दिस। यहाँ लिख दो एक लाइन, वी कैन नेगलेक्ट r डैश स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान सकते हो आप इसको, ये हो जाएगा r1, ये तो 0 हो ही गया, तो -2 इसकी पावर 1/2। अब हम लोग बाइनोमियल काम में ले सकते हैं, बिकॉज आर स्क्वायर बहुत बड़ा है, बड़ी क्वांटिटी नीचे स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है, तो जब भी कोई चीज़ x की वैल्यू छोटी हो जाएगी ना तो हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से ऐसे लिख सकते हैं। तो लिख दो यूजिंग, मतलब पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाती है, सो यूजिंग, ऐसा हम बहुत सी बार करते हैं, हमने बहुत सी बार किया हुआ है, इसीलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के लिए ही तो हम लोग बड़ी क्वांटिटी को बाहर लेते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो यूज़ कर लो तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा तो r, ये हो जाएगा, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब अगर मैं इसको 1/, में ले लूँ मान लो, तो अगर मैंने इसको 1/, में ले लिया तो बेटा ये तो है ना अप्रोक्सीमेटली जो है 1/, में चला जाएगा सब कुछ, तो ये तो 1/, में r बच जाएगा बस। अगर 1/, में लोगे तो केवल r लेना है। क्यों लेना है r, क्योंकि 1/, में जाने के बाद में ये जो पीछे वाला फैक्टर है ना, ये नेग्लेजिबल मान लेंगे हम लोग इसको, क्योंकि ये बहुत छोटा वेक्टर है, तो 1 के कंपेयर में नेगलेक्ट मान लेंगे। बट अगर ये ऊपर की ओर है तो इसको मत मानना, क्योंकि मुझे r डैश का इफेक्ट देखना है। मुझे अगर ऊपर की ओर देखूं तो मैं r डैश का इफेक्ट देखना चाहता हूं, भले ही ये क्वांटिटी बहुत छोटी है। मतलब कौन सी क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी इज़ वेरी स्मॉल, सो वी कैन नेगलेक्ट एज कंपेयर टू 1। पर ये तब नेगलेक्ट करेंगे जब ये डिनोमिनेटर में होगा, मतलब हर में होगा, नीचे की ओर होगा, तो उसको नेगलेक्ट मान लेंगे, तो केवल r बच जाएगा। बट जब ये न्यूमिनेटर में है, मतलब अंश में है, तो मैं इसको नेगलेक्ट नहीं मान रहा, इसका कुछ इफेक्ट मैं देखना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने इसके 2 समीकरण बना दी। अगर न्यूमिनेटर में है तो इसको लिखो, डिनोमिनेटर में है तो इसको मत लिखो। तो 4 और 5 से वैल्यू मैं कहाँ पुट करना चाह रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में। तो देखो यहाँ पर तो
ये है आर माइनस आर डैश, तो ये न्यूमिनेटर में है, तो इसमें तो हम लोग लिखेंगे, और ये 1/r-r' डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम लोग उस अकॉर्डिंगली लिखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3। तो आप लोग क्या करो, 4 और 5 से वैल्यू को 3 में रख दो। कैसे रखोगे, तो 3 में यहाँ तो कोई छेड़छाड़ मत करो, ये तो वैसा का वैसा ही है, यहाँ भी कोई छेड़छाड़ मत करो। अब यहाँ आ जाओ, -2μ/, यहाँ भी कोई छेड़छाड़ नहीं है, यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं है। अब यहाँ दिक्कत है, एक्सपोनेंशियल आयोटा के यहाँ पर लिखा हुआ था r-r', तो वो r-r' है सिंपल, तो उसको तो हम लोग इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ करके क्या लिख देंगे, r मल्टीप्लाई विद द 1 माइनस r'.r/r²। मैंने ऐसा इसलिए लिखा बिकॉज मुझे r' का इफेक्ट देखना है, ठीक है ना, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। और नीचे 1 था, 1/r-r' है, तो उसको 1/r लिख देंगे, क्योंकि मुझे r' से कोई मतलब नहीं है, तो मैं उसको नेगलेक्ट मान सकता हूँ, अप्रॉक्सीमेटेड। बस यही था समझाने वाला। फिर तो ये u_r' तो सिंपल है, sin r' सिंपल है, और d3r' सिंपल है। अब हम जानते हैं कि पावर्स ऐड होती है, तो एक्सपोनेंशियल में 2 पावर लग जाएगी, तो हम f θ∅/r एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर माइनस, एक काम उसको काट ही दो ना, इसको 4 बार 2 टाइम्स काट दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पाई को बाहर लो तो μ/2πℏ²। देखो पावर्स, देखो एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर बाहर हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद द एक्सपोनेंशियल माइनस, इस आयोटा के आर को अंदर मल्टीप्लाई करना है एक बार, तो आर से आर कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा के, और ये हो जाएगा r∗r' से r गया तो r बच गया। तो ये मल्टीप्लाई में इसलिए बिकॉज हम लोग ये बात जानते हैं पावर्स में ऐड होती है, तो ये पावर ऐड हो जाएगी तो ऊपर वाली बन जाएगी, नीचे r का r है ही सही, और यहाँ पर u_r'। अब देखो ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, r' के रेस्पेक्ट में है ना, तो r कांस्टेंट हो जाएगा इसके लिए, तो r बाहर आ जाएगा, तो r से r कट सकते हो। यहाँ भी ये r पर डिपेंडेंट फैक्टर है, और ये r' के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो इसको बाहर लेके काट सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ख़त्म काम, सब कुछ कट गया। अब जो बचा हुआ f थीटा बच गया हमारे पास, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, f ऑफ θ∅ बच गया, क्या क्या बच गया, -μ/2πℏ² इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा के r वेक्टर r' अपॉन r, और यहाँ पर u_r' हो गया, और यहाँ पर sin r' हो गया, और यहाँ पर d3r'। अब इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको पुट करनी है, जैसे sin r' का जो वैल्यू होता है ना, पहली बात तो आप ये पुट कर दो, इधर देखो एक बार, लेट के r' अपॉन r, इसका वैल्यू को हम इनिशियल मान लेते हैं, के इनिशियल, ठीक है। और जैसे आपने के इनिशियल माना, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आयोटा के इनिशियल और r ये आ जाएगा, ठीक है। और जो sin r' है इसको हम लोग मान लेते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा के फाइनल r', तो ये हो जाएगा के फाइनल r', तो ये के इनिशियल है और ये के फाइनल है, तो r' तो जैसे यहाँ पर भी है, तो r' तो यहाँ, अच्छा ठीक है, इसको r' को मत मानो, इसको r को मानो, हाँ अब ठीक है। तो देखो अब चेंजेस क्या क्या हो गए, चेंजेस ये हो गए कि f ऑफ
थीटा फाई, क्योंकि आर से आर कैंसिल आउट कर सकते हो बट अभी करना नहीं है क्योंकि डायरेक्शन को डिनोट करता है इस वजह से। तो माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर वेक्टर अपॉन आर, इसको तो मैंने के इनिशियल लिख दिया है ना, और डॉट आर आई वेक्टर है ना, साई आर डैश को मैंने लिख दिया एक्सपोनेंशियल आयोटा। अच्छा माइनस में भी तो आएगा ना, ये माइनस कहाँ गायब कर दिया, ये माइनस में चल तो रहा है, ठीक है ये माइनस में आएगा। और ये आयोटा के फाइनल और ये आर डैश है, यू को छेड़ना नहीं है और D3 आर डैश को भी नहीं छेड़ना। बस ये आ गया आपका आंसर फाइनल। इसको आपको लर्न करना है, आगे सवाल इसी से करेंगे हम लोग है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन की मदद से स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है ना। और इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए केवल पोटेंशियल का पता होना ज़रूरी है, यू आर डैश का, वो आपको सवाल में मिल जाएगा। और बाकी आयोटा के फाइनल वेक्टर माइनस के इनिशियल वेक्टर और ये आर डैश वेक्टर जो भी है आपका, और ये D3 आर डैश वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है ना। 1 मिनट होल्ड करना। तो हाँ, तो ये फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है, इसको लर्न कर लेना। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो मैं आपको दिखा दूँ इसमें के इनिशियल और के फाइनल क्या है। सो के आई वेक्टर, के वेक्टर आर इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, मतलब वेव वेक्टर, मोमेंटम भी बोल सकते हो। मोमेंटम इसलिए बोलते हैं बिकॉज पी बराबर एच कट के होता है, एच कट कॉन्स्टेंट तो के को मोमेंटम बोल देते हैं। सो मोमेंटम मतलब उनकी डायरेक्शन है वो, ऑफ वेव, मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ऑफ वेव। तो इससे आप निकाल सकते हो नाउ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, सिग्मा थीटा फाई, विच इज सिंपली मोड ऑफ स्क्वायर ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। इसका मोड ऑफ स्क्वायर कर देना जो भी आपका आंसर है। पर मेन चीज़ है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालना उस फॉर्मूले से। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आ गया तो टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये होता है फॉर्मूला, ये तुम्हें लर्न करना है। CSIR नेट में भी सवाल आते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। और मैं आपको सवाल करना सिखाऊंगा, जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और पर ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, इसको तुम लर्न करके रख लेना, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो आज वाला काम ख़त्म, और ये बहुत हद तक मैंने आपको पढ़ा दिया। बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सवाल बहुत आते हैं यहाँ से, इसलिए थोड़ा सही से लर्न करना इस चीज़ को। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं अगले सवाल के साथ।